अंधेरा, समंदर की अनंत गहराई और एक ऐसा सन्नाटा जो पिछले 10 सालों से पूरी दुनिया को डरा रहा है। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप जमीन से 35,000 फीट की ऊंचाई पर एक विशाल लोहे की मशीन के अंदर बैठे हैं। बाहर घना अंधेरा है, नीचे गहरा समंदर है और आपके आसपास 238 लोग सुकून से सो रहे हैं। अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है। कोई धमाका नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बस एक खामोश गायब होना। आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक इतिहास के उस सबसे बड़े घाव की जिसने विज्ञान, तकनीक और इंसान के भरोसे को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 की। क्या आपको वाकई लगता है कि 2014 जैसे आधुनिक युग में जहां हर चीज सैटेलाइट की नजर में है, वहां एक 200 फुट लंबा विमान जिसमें 239 जानें सवार थीं, बिना किसी सुराग के गायब हो सकता है? या फिर इस नीले समंदर के नीचे कोई ऐसा सच दबा है जिसे दुनिया के सामने कभी आने ही नहीं दिया गया? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये एक हादसा था या कोई रची बसाई साजिश? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट इस अनसुलझी पहेली का नया रुख मोड़ सकता है। अगर आप भी इस रहस्य की गहराई में मेरे साथ उतरना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत लंबा और चौंकाने वाला होने वाला है। उस रात की शुरुआत बिल्कुल आम थी। 8 मार्च 2014 कुआलालंपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोशनी से नहाया हुआ था। लोग अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ रहे थे। कोई अपने परिवार से मिलने की खुशी में था तो कोई काम के सिलसिले में बीजिंग जा रहा था। फ्लाइट MH370 गेट नंबर C1 पर खड़ी थी। ये एक बोइंग 777-200 ER विमान था, जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद विमानों में गिना जाता था। रात के 12:41 पर जब इसके इंजनों ने दहाड़ मारी और विमान ने रनवे छोड़ा, तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इस विमान का इस दुनिया से आखिरी संपर्क होने वाला है। कॉकपिट में 2 अनुभवी लोग बैठे थे। कैप्टन जहारी अहमद शाह, जिनकी उम्र 33 साल थी और उनके पास 18,000 से ज्यादा घंटों का अनुभव था। उनके साथ थे 27 साल के फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद, जो अपनी ट्रेनिंग के आखिरी दौर में थे और जल्द ही फुल पायलट बनने वाले थे। सब कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहा था। विमान अपनी तय ऊंचाई यानी 35,000 फीट पर पहुंच चुका था। हवा शांत थी और रडार पर सब कुछ सामान्य था। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 1:19 बजाए, दुनिया ने वो आखिरी शब्द सुने जो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। मलेशियाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को वियतनाम की सीमा में प्रवेश करने का निर्देश दिया और कहा, मलेशिया 370, कांटेक्ट हो ची मिन 120.9, गुड नाइट। जवाब में कैप्टन की आवाज आई, गुड नाइट मलेशिया 370। ये एक साधारण विदाई थी, लेकिन इस गुड नाइट के ठीक 2 मिनट बाद रडार की स्क्रीन से वो छोटा सा हरा बिंदु गायब हो गया जो MH370 की पहचान था। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, क्योंकि अगर बिजली जाती या इंजन फेल होता तो बैकअप सिस्टम काम करता। यहां तो ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर विमान का स्विच ऑफ कर दिया हो। ट्रांसपॉन्डर, जो विमान की लोकेशन और पहचान बताता है, उसे मैन्युअली बंद कर दिया गया था। अब MH370 नागरिक रडार के लिए एक अदृश्य भूत बन चुका था। वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स इंतजार कर रहे थे कि विमान उनसे संपर्क करेगा, लेकिन सन्नाटा छाया रहा। उन्होंने मलेशिया को फोन किया। मलेशिया ने विमान को रेडियो संदेश भेजे, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था मानो विमान हवा में ही भाप बनकर उड़ गया हो। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। जबकि दुनिया को लग रहा था कि विमान क्रैश हो गया है, हकीकत में MH370 ने एक ऐसा मोड़ लिया था जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। मिलिट्री रडार के डेटा से बाद में पता चला कि विमान ने वियतनाम की ओर जाने के बजाय एक तीखा और खतरनाक यू टर्न लिया था। ये मोड़ इतना सटीक था कि इसे कोई कंप्यूटर नहीं, बल्कि कोई बहुत ही माहिर इंसान ही कर सकता था। विमान वापस मलेशिया की ओर मुड़ा, फिर उसने पेनांग द्वीप की ओर रुख किया और फिर सीधे हिंद महासागर की उस अथाह गहराई की तरफ बढ़ गया, जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। कल्पना कीजिए उन यात्रियों की जो अंदर बैठे शायद सो रहे होंगे या फिल्में देख रहे होंगे। उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि उनका पायलट या कोई और जो उस समय कॉकपिट को कंट्रोल कर रहा था,
उन्हें मौत के एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जा रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। क्या उन यात्रियों को पता चला था कि विमान मुड़ चुका है? क्या उस समय विमान के अंदर कोई संघर्ष हुआ था? ये वो सवाल हैं जो आज भी उन परिवारों को सोने नहीं देते जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। इस रहस्य की हर परत एक नई कहानी कहती है और हर कहानी में एक गहरा दर्द छिपा है। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। जैसे जैसे रात बीत रही थी, जमीन पर खलबली मच चुकी थी। एयरलाइंस के अधिकारी पसीने पसीने थे। बीजिंग के एयरपोर्ट पर सुबह की पहली किरण के साथ ही सैकड़ों लोग अपने रिश्तेदारों का इंतजार कर रहे थे। वहां लगे बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड्स पर फ्लाइट MH370 के आगे पहले डिलेड लिखा आया और फिर अचानक वो लाल रंग में बदल गया। वहां मौजूद बूढ़ी माएं, छोटे बच्चे और रोते हुए लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे, हमारा जहाज कहां है? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इधर मिलिट्री रडार ये देख रहे थे कि विमान अपनी ऊंचाई भी बदल रहा था। कभी वो 45,000 फीट तक ऊपर चला जाता, जहां हवा बहुत कम होती है, और कभी अचानक नीचे आ जाता। जानकारों का मानना है कि शायद ऐसा इसलिए किया गया ताकि विमान के अंदर ऑक्सीजन का दबाव खत्म हो जाए और यात्री बेहोश हो जाएं, ताकि कोई भी हाईजैकिंग या किसी और कोशिश का विरोध न कर सके। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि उस बंद लोहे के डिब्बे में लोग बिना ये जाने कि उनके साथ क्या हो रहा है, गहरी नींद में सो गए और फिर कभी नहीं जागे। लेकिन रहस्य यहाँ खत्म नहीं होता। विमान रडार से तो गायब था, लेकिन एक चीज थी जो अब भी उसे ट्रैक कर रही थी। वो था अंतरिक्ष में घूम रहा एक ब्रिटिश सैटेलाइट, इनमैरसैट। हालांकि विमान का मुख्य कम्युनिकेशन सिस्टम बंद था, लेकिन इंजन के अंदर लगे छोटे कंप्यूटर्स हर घंटे सैटेलाइट को एक सिग्नल भेज रहे थे, जिसे पिंग कहा जाता है। इन पिंग्स ने यह साबित कर दिया कि गायब होने के बाद भी MH370 करीब 7 घंटों तक उड़ता रहा था। 7 घंटे। इसका मतलब था कि जब पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी थी कि विमान लापता है, उस समय वो विमान हिंद महासागर के ऊपर एक भूतिया उड़ान भर रहा था। वो कहाँ जा रहा था? क्या पायलट किसी गुप्त द्वीप पर उतरना चाहता था, या फिर वो बस तब तक उड़ता रहा जब तक उसका ईंधन खत्म नहीं हो गया? इन 7 घंटों की खामोश उड़ान ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और जांचकर्ताओं के दिमाग को सुन्न कर दिया था। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जहां दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकें हार मान चुकी थीं और एक विशालकाय विमान उस नीले रेगिस्तान के ऊपर किसी परिंदे की तरह भटक रहा था, जिसके पंख अब थकने वाले थे। इनमैरसैट के उन 7 पिंग्स ने एक ऐसी रेखा खींची जिसे आज दुनिया 7th आर्क के नाम से जानती है। ये रेखा हिंद महासागर के उस हिस्से में जाकर खत्म होती थी जहां समुद्र की गहराई 5-5 किलोमीटर तक है और जहां की लहरें किसी भी मजबूत जहाज को तिनके की तरह मोड़ने का दम रखती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो विमान वाकई उस सुनसान इलाके में गिरा या फिर उसे कहीं और ले जाया गया? शुरुआती दिनों में जांचकर्ताओं ने अपना सारा समय और ताकत दक्षिण चीन सागर में लगा दी थी, क्योंकि सबको लगा था कि विमान वहीं कहीं गिरा होगा जहां से उसका संपर्क टूटा था। वियतनाम, चीन और मलेशिया के जहाज उस इलाके का चप्पा चप्पा छान रहे थे, लेकिन उन्हें वहां एक भी टुकड़ा नहीं मिला। ये कितनी बड़ी विडंबना थी कि जब दुनिया उत्तर में विमान को खोज रही थी, हकीकत में वो विमान दक्षिण की ओर हजारों मील दूर जा चुका था। क्या ये महज एक गलतफहमी थी या फिर जानबूझकर दी गई कोई गलत जानकारी? इस देरी ने जांच के सुनहरे घंटों को बर्बाद कर दिया। अगर उसी वक्त हिंद महासागर की ओर रुख किया जाता तो शायद समंदर की लहरों पर तैरता हुआ कुछ मलबा मिल जाता। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, समंदर अपनी चाल चल रहा था। हिंद महासागर की लहरें मलबे को हजारों किलोमीटर दूर बहा ले जाने की ताकत रखती हैं। इस बीच परिवारों का सब्र टूट रहा था। बीजिंग के उन होटलों में जहां यात्रियों के रिश्तेदारों को ठहराया गया था, वहां का माहौल किसी नरक से कम नहीं था। हर बार जब कोई अधिकारी कमरे में आता तो लोगों की धड़कनें रुक जाती कि शायद अब कोई अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन हर बार उन्हें मिलता तो सिर्फ एक ही जवाब, हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। कुछ लोग तो ये भी मानने लगे थे कि उनके अपने अभी भी जिंदा हैं और उन्हें किसी अनजान द्वीप पर कैद करके रखा गया है। ये उम्मीद ही थी जिसने उन्हें जिंदा रखा था, लेकिन यही उम्मीद उनके लिए सबसे बड़ा दर्द भी बन गई थी। अगर आपको भी लगता है कि इस जांच में किसी बड़ी ताकत का हाथ था जिसने सच को दबाने की कोशिश की,
तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका समर्थन ही हमें इस तरह की गहराइयों में छिपे सच को बाहर लाने की ताकत देता है। अब बात करते हैं उस विमान के अंदर रखे सामान की, जिस पर बहुत कम चर्चा की गई है। क्या आप जानते हैं कि उस दिन MH370 के कार्गो में करीब 200 किलोग्राम लिथियम आयन बैटरीज लदी हुई थीं। ये वही बैटरीज हैं जिनमें अगर एक बार आग लग जाए तो उन्हें बुझाना नामुमकिन हो जाता है, और उनसे निकलने वाला धुआं इतना जहरीला होता है कि कुछ ही सेकंड्स में इंसान की जान ले सकता है। एक थ्योरी ये भी कहती है कि शायद कार्गो में आग लगी होगी और कैप्टन जहारी ने विमान को वापस मलेशिया की तरफ इसलिए मोड़ा होगा ताकि वो पास के किसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कर सकें। लेकिन धुआं इतनी तेजी से फैला होगा कि कॉकपिट में मौजूद पायलटों को संभलने का मौका ही नहीं मिला होगा। अगर ऐसा हुआ तो वो विमान तब तक उड़ता रहा होगा जब तक उसमें जान थी, यानी जब तक उसका तेल खत्म नहीं हो गया। लेकिन यहाँ एक पेंच है, अगर आग लगी थी तो विमान ने इतने सलीके से यू टर्न कैसे लिया? आग लगने पर कोई भी पायलट रेडियो पर मेडे का कॉल जरूर देता, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ठंडी और शांत गुड नाइट सुनाई दी थी। हिंद महासागर का वो इलाका जहाँ इस विमान के होने का दावा किया गया, उसे द रोरिंग 40s कहा जाता है। यहाँ की हवाएं इतनी तेज होती हैं कि वे समुद्र की सतह को हमेशा अशांत रखती हैं। ऐसे में किसी विमान का पानी पर सुरक्षित उतरना नामुमकिन है। अगर विमान पानी से टकराया होगा तो उसके हजारों टुकड़े हो गए होंगे, लेकिन जांच टीम को महीनों तक एक भी टुकड़ा क्यों नहीं मिला। यहाँ तक कि सैटेलाइट की तस्वीरों में जो कुछ धुंधली चीजें दिखीं, वे बाद में सिर्फ समुद्री कचरा या पुराने जहाजों के अवशेष निकले। विमान जैसे गायब नहीं हुआ था, उसे जैसे इस दुनिया के नक्शे से मिटा दिया गया था। क्या ये मुमकिन है कि किसी देश की मिलिट्री ने उसे मार गिराया हो? कुछ लोग कहते हैं कि विमान गलती से किसी प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुस गया था और डर के मारे उसे वहीं ढेर कर दिया गया। लेकिन अगर ऐसा था तो मलबा कहाँ गया? क्या किसी ने सबूत मिटा दिए थे? जैसे जैसे साल बीतते गए, दुनिया इस हादसे को भूलने लगी थी। लेकिन जुलाई 2015 की एक सुबह ने एक बार फिर खलबली मचा दी। अफ्रीका के पास रीयूनियन द्वीप के किनारे पर एक सफाई कर्मचारी को एक अजीब सी धातु की चीज मिली। वो एक विमान का हिस्सा था जिसे फ्लैपरॉन कहा जाता है। जब इसकी जांच हुई तो पुष्टि हो गई कि ये MH370 का ही हिस्सा था। इसके बाद मॉरिशस, मेडागास्कर और तंजानिया के तटों पर भी कुछ और टुकड़े मिले। इन टुकड़ों ने एक बात तो साफ कर दी कि विमान हिंद महासागर में ही गिरा था, लेकिन ये टुकड़े विमान की आखिरी लोकेशन से हजारों मील दूर मिले थे। यानी समंदर ने अपना काम कर दिया था, उसने सच को बिखेर दिया था। इन टुकड़ों को देखकर विशेषज्ञों ने एक और चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने देखा कि फ्लैपरॉन जिस हालत में था, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि विमान पानी में गिरते समय कंट्रोल डाइव यानी किसी के नियंत्रण में नहीं था। वो बहुत तेजी से आसमान से सीधे समुद्र के अंदर समा गया था। ये सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए जो ये सोच रहे थे कि शायद पायलट ने विमान को पानी पर उतारने की कोशिश की होगी। कल्पना कीजिए उस भयानक मंजर की, जब ईंधन खत्म होने के बाद विमान के इंजन एक एक करके खामोश हो गए होंगे। पहले बायां इंजन बंद हुआ होगा, फिर दायां। विमान के अंदर की लाइटें बुझ गई होंगी और सिर्फ इमरजेंसी लाइटें ही जल रही होंगी। अंधेरे में डूबा वो विशाल विमान बिना किसी आवाज के सिर्फ हवा को चीरता हुआ नीचे की तरफ बढ़ने लगा होगा। अंदर बैठे यात्रियों को शायद उस वक्त एहसास हुआ होगा कि अंत अब बहुत करीब है, या शायद वे सब उस वक्त तक हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी की वजह से पहले ही एक ऐसी गहरी नींद में जा चुके होंगे जहां से कोई वापस नहीं आता। ये सोच ही रूह को कपा देती है कि वो आखिरी कुछ मिनट कितने खौफनाक रहे होंगे। समंदर की उन उठती लहरों के बीच 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराता हुआ वो विमान कुछ ही सेकंड्स में मलबे के ढेर में बदल गया होगा। समंदर की सतह पर मिले उन चंद टुकड़ों ने ये तो बता दिया था कि विमान पानी में है, लेकिन असली सवाल तो अब भी वहीं खड़ा था। विमान का बाकी हिस्सा और उसमें मौजूद वो काली पेटी यानी ब्लैक बॉक्स कहाँ थे? ब्लैक बॉक्स जिसमें पायलटों की आखिरी बातचीत
और विमान के हर तकनीकी उतार चढ़ाव का कच्चा चिट्ठा बंद होता है। इसे ढूंढने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया, चीन और मलेशिया ने मिलकर करोड़ों डॉलर पानी की तरह बहा दिए। ब्लूफिन 21 जैसे हाईटेक अंडर वाटर ड्रोन्स को समंदर के तल में भेजा गया। ये ड्रोन्स उस गहराई तक गए जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती और जहां का दबाव किसी भी आम चीज को पल भर में कुचल सकता है। लेकिन हजारों वर्ग किलोमीटर का इलाका छानने के बाद भी उनके हाथ खाली रहे। ऐसा लग रहा था मानो समंदर ने उस विमान को निगल लिया हो और उसकी डकार तक नहीं ली। क्या आप जानते हैं कि जिस जगह पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था वो जगह दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। इसे ब्रोकन रिज कहा जाता है। ये समंदर के अंदर पहाड़ों की एक ऐसी श्रृंखला है जहां गहरी खाइयां और ऊंचे ज्वालामुखी हैं। अगर विमान इन खाइयों में गिर गया होगा तो उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज हमें चांद की सतह के बारे में ज्यादा पता है, लेकिन हिंद महासागर के उस हिस्से के बारे में हम लगभग अनजान हैं। इसी अनिश्चितता ने उन साजिशों को जन्म दिया जिन्होंने पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया। कुछ लोगों ने कहा कि विमान को रिमोटली हैक कर लिया गया था। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे जमीन पर बैठा कोई शख्स विमान का कंट्रोल छीन सकता है। क्या ये मुमकिन है कि किसी खुफिया एजेंसी ने ऐसा किया हो? क्या उस विमान में कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा कीमती सामान था जिसे बीजिंग पहुंचने से रोकना जरूरी था? जांचकर्ताओं की सुई एक बार फिर कैप्टन जहारी अहमद शाह पर आकर टिक गई। जब उनके घर की तलाशी ली गई तो पुलिस को एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला। ये एक ऐसा सेटअप था जिस पर कैप्टन घर बैठे विमान उड़ाने की प्रैक्टिस करते थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके सिमुलेटर से कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स डिलीट किए गए थे जो हिंद महासागर के उसी रास्ते की ओर इशारा कर रहे थे जहां विमान गायब हुआ था। क्या ये महज एक इत्तेफाक था? क्या एक अनुभवी कैप्टन जो अपनी पूरी जिंदगी आसमान के नाम कर चुका था, उसने अपनी आखिरी उड़ान को एक सुसाइड मिशन में बदल दिया? लेकिन उनके परिवार और दोस्तों का कहना है कि जहारी एक हंसमुख और समझदार इंसान थे। उनके पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं थी, न कोई कर्ज, न कोई मानसिक परेशानी और न ही कोई चरमपंथी झुकाव। तो फिर वो सिमुलेटर डेटा क्या था? क्या किसी ने उन्हें फंसाने के लिए वो डेटा वहां प्लांट किया था? अगर आप अभी तक इस कहानी से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप भी उस सच की तलाश में हैं जो दुनिया से छिपाया गया है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें ताकि ये जानकारी उन लोगों तक भी पहुंच सके जो आज भी MH370 के सच से अनजान हैं। एक और बेहद डरावनी थ्योरी जो इंटरनेट पर काफी ट्रेंड हुई थी वो थी शैडो फ्लाइट की थ्योरी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि MH370 ने रडार से बचने के लिए एक बहुत ही शातिर तरीका अपनाया होगा। जब ये विमान मुड़ा तो उसी समय उस इलाके से एक और विमान गुजर रहा था, सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट 68। माना जाता है कि MH370 उसके बिल्कुल नीचे या पीछे छिप गया होगा। रडार को लगा होगा कि वो सिर्फ एक ही विमान है। इस तरह MH370 ने अपनी पहचान छिपा ली और चुपचाप रडार की नजरों से ओझल होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। लेकिन अगर ऐसा था तो उसकी मंजिल क्या थी? क्या वो डिएगो गार्सिया नाम के उस अमेरिकी मिलिट्री बेस की ओर जा रहा था जहां आम लोगों का जाना मना है? कुछ चश्मदीदों ने मालदीव के पास एक विशालकाय और नीले रंग की पट्टी वाले विमान को बहुत नीचे उड़ते देखने का दावा भी किया था। क्या वो MH370 ही था? सालों बीत गए, सर्च ऑपरेशन बंद कर दिए गए और जांच की फाइलें धूल भागने लगी। लेकिन 2018 में ओशन इन्फिनिटी नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने मलेशिया सरकार के साथ एक अनोखा समझौता किया। नो क्योर नो फी, यानी अगर वो विमान ढूंढ लेंगे तभी उन्हें पैसा मिलेगा, वरना नहीं। उन्होंने आधुनिक रोबोटिक जहाजों की एक फौज उतार दी, लेकिन महीनों की मशक्कत के बाद उन्हें भी कुछ नहीं मिला। आज भी जब कोई नया वैज्ञानिक दावा करता है कि उसने नई तकनीक से विमान की लोकेशन का पता लगा लिया है तो उम्मीद की एक किरण फिर से जग जाती है। हाल ही में WSPR नाम की एक नई तकनीक का इस्तेमाल करके एक रिसर्चर ने दावा किया है कि विमान एक बहुत ही छोटे इलाके में क्रैश हुआ है जिसे पहले कभी चेक नहीं किया गया। जरा सोचिए उन 239 लोगों के बारे में जिनके लिए समय उसी रात रुक गया था। उनके कमरे आज भी वैसे ही सजे होंगे, उनके कपड़ों में आज भी उनकी खुशबू होगी और उनके घर वाले आज भी दरवाजे की हर दस्तक पर चौंक जाते होंगे
कि शायद कोई खबर आई हो। MH370 का गायब होना सिर्फ एक तकनीकी रहस्य नहीं है, ये एक मानवीय त्रासदी है। ये हमें याद दिलाता है कि हम चाहे जितनी तरक्की कर लें, प्रकृति के पास आज भी ऐसे राज हैं जिन्हें हम कभी नहीं सुलझा सकते। क्या समंदर कभी इस विमान को वापस लौटाएगा, या क्या भविष्य की कोई ऐसी तकनीक आएगी जो इन अंधेरी गहराइयों को चीरकर सच को बाहर लाएगी? इस कहानी में हर जवाब के पीछे 10 नए सवाल छिपे हैं। अब अगर हम उन इंसानी कहानियों की बात करें जो उस विमान के साथ हमेशा के लिए खामोश हो गईं, तो ये रहस्य और भी गहरा और डरावना लगने लगता है। विमान में सवार 239 लोगों में से हर एक की अपनी एक कहानी थी, लेकिन कुछ नाम ऐसे थे जिन्होंने जांचकर्ताओं की नींद उड़ा दी थी। क्या आप जानते हैं कि उस रात विमान में 2 ऐसे यात्री भी सवार थे जो अपनी असली पहचान छिपाकर सफर कर रहे थे? इटली के लुइगी मारल्डी और ऑस्ट्रिया के क्रिश्चियन कोजेल। जब विमान गायब हुआ और पैसेंजर लिस्ट जांची गई तो पता चला कि ये दोनों लोग तो अपने अपने देशों में सुरक्षित थे। असल में उनके पासपोर्ट थाईलैंड में चोरी हो गए थे और उन चोरी के पासपोर्ट्स पर 2 ईरानी युवक पौरिया नूर मोहम्मद और सैयद मोहम्मद रेजा MH370 में सवार हुए थे। शुरुआत में पूरी दुनिया को लगा कि ये कोई आतंकी हमला है। क्या उन दोनों ने विमान को हाईजैक किया था? लेकिन इंटरपोल की जांच में पता चला कि वे सिर्फ बेहतर भविष्य की तलाश में यूरोप जाना चाहते थे और उनका किसी आतंकी संगठन से कोई लेना देना नहीं था। मगर क्या ये महज एक इत्तेफाक था कि उसी विमान में 2 लोग फर्जी पहचान के साथ थे जो रडार से गायब हो गया? इतना ही नहीं, उस विमान में एक और ऐसा ग्रुप था जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिक गई थीं। विमान में फ्रीस्केल सेमीकंडक्टर नाम की एक अमेरिकी कंपनी के 20 कर्मचारी सवार थे। ये मामूली कर्मचारी नहीं थे, बल्कि हाईटेक चिप्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ थे। इस जानकारी ने इंटरनेट पर साजिशों का एक नया सैलाब ला दिया। कुछ लोगों ने दावा किया कि इन विशेषज्ञों के पास कोई ऐसी गुप्त तकनीक थी जिसे चीन या कोई और देश हासिल करना चाहता था। क्या विमान को किसी अदृश्य तकनीक से स्टिल्थ बना दिया गया था ताकि वो रडार पर न दिखे? या फिर क्या इन लोगों को अगवा करने के लिए पूरे विमान को ही किसी गुप्त ठिकाने पर ले जाया गया? ये सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन जब हकीकत में कोई सुराग नहीं मिलता तो दिमाग ऐसी ही अनगिनत संभावनाओं की ओर भागने लगता है। एक और अजीबोगरीब घटना जिसने उस वक्त सबको हैरान कर दिया था, वो थी भूतिया फोन कॉल। विमान गायब होने के कई घंटों बाद कुछ यात्रियों के रिश्तेदारों ने दावा किया कि जब उन्होंने अपने प्रियजनों के मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो फोन की घंटी जा रही थी। चीन के एक न्यूज चैनल ने तो लाइव दिखाया कि एक भाई अपने लापता भाई को फोन कर रहा है और स्क्रीन पर रिंग जा रही है, लेकिन कोई उठा नहीं रहा। लोगों ने पूछा कि अगर विमान समंदर की गहराई में डूब चुका है तो फोन में घंटी कैसे जा सकती है? क्या वे लोग कहीं सुरक्षित थे जहां मोबाइल सिग्नल काम कर रहे थे? हालांकि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने बाद में सफाई दी कि इंटरनेशनल कॉलिंग के दौरान कभी-कभी नेटवर्क सर्वर की वजह से घंटी सुनाई देती है, भले ही फोन बंद हो। लेकिन उन परिवारों के लिए वो बजती हुई घंटी किसी टॉर्चर से कम नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि उनके अपने उन्हें पुकार रहे हैं, लेकिन वे मदद नहीं कर पा रहे। इस भावुक मोड़ ने इस मिस्ट्री को दुनिया की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक बना दिया। अगर आपको भी लगता है कि उन फोन कॉल्स के पीछे कोई गहरा राज छिपा था, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब जरा उन आखिरी मिनटों के बारे में दोबारा सोचते हैं जब विमान हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा था। एक थ्योरी है गोस्ट फ्लाइट यानी भूतिया उड़ान की। इस थ्योरी के मुताबिक विमान में शायद स्लो डीकम्प्रेशन हुआ होगा, यानी विमान के अंदर की हवा बहुत धीरे धीरे बाहर निकलने लगी होगी। ऐसे में इंसान को पता भी नहीं चलता और उसे हाइपोक्सिया हो जाता है, एक ऐसी स्थिति जहां दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। इंसान को पहले बहुत खुशी महसूस होती है, फिर धुंधला दिखने लगता है और वो बिना किसी दर्द के गहरी नींद में सो जाता है। अगर ऐसा हुआ होगा तो कॉकपिट में पायलटों ने शायद ऑक्सीजन मास्क पहनने की कोशिश की होगी, लेकिन अगर वे नाकाम रहे तो विमान अगले कई घंटों तक एक ऑटो पायलट पर उड़ता हुआ ताबूत बन गया होगा। अंदर सब मर चुके होंगे या बेहोश होंगे और बाहर वो विशाल मशीन चुपचाप समंदर के ऊपर तैर रही होगी। ये कल्पना ही रोंगटे खड़े कर देती है कि हजारों मील तक एक विमान लाशों को लेकर उड़ता रहा और दुनिया बेखबर थी। लेकिन इस थ्योरी में भी एक बड़ी कमी है। मिलिट्री रडार ने बताया था कि विमान ने रास्ते में कई मोड़ लिए थे
और अपनी ऊंचाई बार बार बदली थी। एक ऑटो पायलट पर चल रहा विमान ऐसा नहीं कर सकता, इसे कोई होशो हवास में बैठा इंसान ही कर सकता था। तो क्या इसका मतलब है कि कैप्टन जहारी या फर्स्ट ऑफिसर फारिक आखिर तक जिंदा थे? अगर वे जिंदा थे तो उन्होंने कोई इमरजेंसी सिग्नल क्यों नहीं भेजा? क्यों उन्होंने विमान को ऐसी जगह मोड़ा जहां से संपर्क करना नामुमकिन था? कुछ लोग कहते हैं कि कैप्टन जहारी उस वक्त मलेशिया की सरकार से नाराज थे क्योंकि उनके एक करीबी रिश्तेदार को जेल भेज दिया गया था। क्या उन्होंने बदला लेने के लिए ये सब किया? लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी हवाई जहाजों को दी हो, क्या वो अपने साथ 238 बेगुनाह लोगों की जान ले सकता है? आज भी जब हम समंदर की लहरों को देखते हैं तो MH370 का वो सफेद और नीला ढांचा कहीं न कहीं हमारे जहन में तैरता है। ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर, जहां समंदर की गहराई 20,000 फीट से भी ज्यादा है, वहां शायद आज भी वो ब्लैक बॉक्स किसी मलबे के नीचे दबा होगा जिसमें उन आखिरी पलों की सच्चाई कैद है। उस ब्लैक बॉक्स की बैटरी तो सालों पहले खत्म हो चुकी है। अब वो कोई सिग्नल नहीं भेज सकता। अब तो सिर्फ किस्मत या कोई बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज ही उसे ढूंढ सकती है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि गुड नाइट मलेशिया 370 कहने के बाद उस कॉकपिट में क्या बात हुई थी? क्या पायलट रो रहा था या वो खामोश था? क्या यात्रियों को कभी सच का पता चला? जांच अब भी जारी है, कम से कम उन लोगों के दिलों में जो उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते। हर साल 8 मार्च को कुआलालंपुर में लोग इकट्ठा होते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके पिता हैं, उनकी माँ है, उनके बच्चे हैं। MH370 की ये अनसुलझी दास्तां हमें सिखाती है कि हम चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, इस कुदरत के पास आज भी ऐसे तहखाने हैं जिनकी चाबी हमारे पास नहीं है। समंदर ने इस राज को बड़ी मजबूती से पकड़ रखा है और शायद वो इसे कभी नहीं छोड़ेगा। मलेशिया एयरलाइंस की इस उड़ान ने दुनिया के विमानन इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज विमानों की ट्रैकिंग के नियम और भी सख्त हो गए हैं ताकि भविष्य में कभी कोई और विमान इस तरह गुमनामी के अंधेरे में ना खो जाए। लेकिन जो खो गया उसका दर्द कभी कम नहीं होगा। ये कहानी है एक ऐसी उड़ान की जो शुरू तो हुई थी लेकिन जिसका कभी अंत नहीं हुआ। मगर कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि जैसे जैसे साल बीतते गए उन समुद्री किनारों से मिलने वाले टुकड़ों ने एक नई और ज्यादा डरावनी तस्वीर पेश करना शुरू कर दी। जब रीयूनियन द्वीप और मेडागास्कर के तटों पर विमान के हिस्से मिले तो उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन लैब में भेजा गया। वैज्ञानिकों ने उन टुकड़ों पर चिपके हुए छोटे छोटे समुद्री जीवों, जिन्हें बार्नैकल्स कहा जाता है, उनकी बारीकी से जांच की। क्या आप जानते हैं कि ये छोटे जीव भी किसी GPS से कम नहीं होते? उनकी खोल के रसायनों से ये पता लगाया जा सकता है कि वो टुकड़ा कितने समय तक किस तापमान के पानी में रहा था। इस जांच से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। विमान का मलबा शायद उस मुख्य सर्च एरिया से थोड़ा और उत्तर की ओर था, जहां सालों तक करोड़ों डॉलर खर्च करके तलाश की गई थी। इसका मतलब था कि हम गलत जगह पर समंदर का सीना चीर रहे थे। ये जानकर उन परिवारों पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने अपनों की तलाश को नाकाम होते देखा था। आपको क्या लगता है, क्या ये महज एक वैज्ञानिक चूक थी या जानबूझकर दुनिया का ध्यान भटकाने की एक सोची समझी कोशिश? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सोच इस कहानी को एक नया नजरिया दे सकती है। और अगर आप इस सच को सबके सामने लाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसे इस पूरी घटना का विलन बनाने की कोशिश की गई, कैप्टन जहारी अहमद शाह। उनकी जिंदगी के हर पन्ने को पलटा गया। उनकी शादी, उनके बच्चों के साथ उनके रिश्ते, यहाँ तक कि उनके राजनीतिक झुकाव तक की जांच की गई। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि जहारी सिर्फ एक पायलट नहीं थे, वो विमानों के प्रति जुनूनी थे। उन्होंने अपने घर में जो सिमुलेटर बनाया था वो उनकी इसी दीवानगी का हिस्सा था। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट में जिस डिलीटेड डेटा का जिक्र था उसे लेकर विशेषज्ञों के बीच आज भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि वो डेटा सिर्फ एक रैंडम प्रैक्टिस थी, जबकि कुछ का मानना है कि जहारी एक परफेक्ट सुसाइड की योजना बना रहे थे। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जहां रडार की पहुंच खत्म हो जाती थी, जहां समंदर सबसे गहरा था
और जहां विमान के डूबने के बाद उसे कभी ढूंढा नहीं जा सकता था। लेकिन क्या एक पिता, एक दादा और एक सम्मानित पायलट ऐसा कर सकता है? क्या वो 238 बेगुनाह लोगों की चीखें सुनने के बाद भी अपने इरादे पर अटल रह सकता था? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। जांच में एक और रहस्यमयी बात सामने आई थी, जिसे द डार्क कार्गो कहा जाता है। MH370 के आधिकारिक मैनिफेस्ट में कुछ ऐसी चीजें थीं जिनका वजन और विवरण संदिग्ध था। करीब 4 टन मैंगोस्टीन, एक प्रकार का फल, उस रात विमान में लादे गए थे। लेकिन एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाया कि मार्च के महीने में इतनी बड़ी मात्रा में ये फल कहां से आए, क्योंकि ये उनका मौसम नहीं था। इसके अलावा करीब 200 किलो का एक और रहस्यमयी कार्गो था, जिसके बारे में एयरलाइन ने कभी खुलकर नहीं बताया। क्या उस कार्गो में कोई ऐसी चीज थी जो किसी देश की सुरक्षा के लिए खतरा थी? क्या इसीलिए किसी ने विमान के कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर दिया था? दुनिया के कुछ सबसे बड़े खोजी पत्रकारों का मानना है कि MH370 को शायद जमीन पर नहीं बल्कि हवा में ही इंटरसेप्ट किया गया था। जैसे जैसे हम 2025 की तरफ बढ़े हैं, नई तकनीकों ने एक बार फिर उम्मीद जगाई है। ओशनोग्राफर रिचर्ड गॉडफ्रे जैसे विशेषज्ञों ने रेडियो सिग्नल्स के एक ऐसे जाल का अध्ययन किया है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उनका दावा है कि जब भी कोई विमान इन सिग्नल्स के बीच से गुजरता है तो वो एक छोटा सा निशान छोड़ जाता है। इस डिजिटल फुटप्रिंट का पीछा करते हुए उन्होंने एक नई लोकेशन दी है जो पहले की तुलना में बहुत सटीक मानी जा रही है। मलेशिया सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि वो एक नया सर्च ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्या इस बार सच सामने आएगा, या फिर समंदर की गहराइयों में रहने वाली खामोशी एक बार फिर जीत जाएगी? विमान के गायब होने के बाद के वो पहले कुछ दिन कितने अफरा तफरी भरे थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मलेशियाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल और वियतनाम के बीच के तालमेल में घंटों की देरी हुई थी। अगर वो चंद घंटे बचा लिए जाते तो शायद आज ये रहस्य ना होता। उन यात्रियों में भारतीय भी थे, चीनी भी थे और अमेरिकी भी। उन सब का भविष्य एक झटके में एक ऐसे अंधेरे में खो गया जहां से आज तक कोई रोशनी की किरण बाहर नहीं आई। परिवारों ने वॉइस 370 नाम का एक ग्रुप बनाया है जो आज भी हर मंच पर अपनी आवाज उठाता है। उनका कहना है कि वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उन्हें अपने अपनों का आखिरी ठिकाना नहीं मिल जाता। उनके इस संघर्ष को सलाम करना तो बनता है। अगर आप भी उनके साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस केस से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे।